मेरा नाम मैं अमन वर्मा हूँ। मैं 38 साल का हूँ और उस रात, जिस रात मेरा ही परिवार मुझे अपने डिनर टेबल के पास खड़ा करके बोला, "तुम यहाँ नहीं आते, जाओ मैकडॉनल्ड्स पर खा लो।" वहीं से मेरी ज़िंदगी की एक लंबी, अजीब पारी शुरू हुई। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए बैठ जाओ, चाय बना लो और ध्यान से सुनो। वो शाम मुंबई के उस शिखर रेस्तरां में हुई। आपको नाम याद आएगा, सब जानते हैं इसे। उन 5 स्टारों में से एक जहां राजनेता समझौते करते हैं और सेलेब्स कैमरे से छिपते हैं। रिजर्वेशन महीनों पहले भर जाते हैं। तो मुझे अचरज हुआ जब मेरा भाई निखिल फोन करके बोला, अमन, प्रमोशन सेलिब्रेशन है, आ जाओ। निखिल और उसकी पत्नी रिया सालों से मुझे जीवन से दूर रखे हुए थे। मैं उनका बड़ा भाई था, पसीनदार, अस्त व्यस्त, मनी बॉय नहीं। मैं शहर के सरकारी क्लीनिंग कर्मचारी की तरह दिखता था। वही मैं था। पर उसके बुलावे में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। शायद पिसा हुआ सा परिवार एक दफा फिर से परिवार बनना चाहता है। मैंने अपने पुराने सूट में कपड़े पहन लिए, होंठ पर दाग, कोहनियों पर घिसावट, पर साफ सुथरा। अपनी पुरानी पिकअप में बैठा, किस्मत की तरह एक कट ऑफ के साथ, और वैलेट को चाबी दी। वैलेट ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं। अंदर घुसते ही चमकदार क्रिस्टल, क्लासिकल म्यूजिक और सर्वर कठोर पर निश्चल रुके हुए भूतों की तरह चलते थे। और वहां वे थे, निखिल चमकदार सूट में और रिया डिजाइनर ड्रेस में, हीरो की तरह चमकती। एक बड़े टेबल पर वे बैठे थे और चारों तरफ कुछ और असरदार लोग भी। मैं पास आया, मगर कुछ तो ठीक नहीं था। उस टेबल पर 10 कुर्सियां थीं, 10 लोग बैठे थे, कोई खाली जगह नहीं। मैं उनके सर्कल के किनारे पर खड़ा हो गया। निखिल ने देखा और उसके चेहरे पर एक धीमी शिकनदार मुस्कान आई। रिया आगे झुकी और पूरे रेस्टोरेंट में सुनाई देने वाली आवाज में बोली, ओह अमन, शायद कोई मिक्सअप हो गया होगा। तुम्हारे लिए शायद मैकडॉनल्ड्स ज्यादा उपयुक्त रहेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख मुझ पर टिकी थी। वे चाहता थे कि मैं टूट जाऊं, चिल्लाऊं, भाग जाऊं। मैं हंसा, पहले धीरे धीरे पेट में एक गूंज, फिर जोर से, फिर एक दहाड़। वह पागलपन जैसा हंसना नहीं था। वह उस आदमी का हंसना था जिसके पास सारे पत्ते हैं। निखिल की मुस्कान पिघल गई। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। और जो असल शो था, वो अब शुरू होने ही वाला था। अब समझने के लिए मुझे पिछली 25 सालों की बात बतानी पड़ेगी। तुम्हें सानवी को समझना होगा। मेरी जिंदगी जो होनी थी, खत्म हो गई जब मैं 13 का था। हमारे पास माँ थी, पिता थे, मैं, अमन और छोटा भाई निखिल, जो उस वक्त 5 का था, और सानवी जो 2 साल की थी। हम अमीर नहीं थे, पर घर, आंगन, परिवार सब कुछ था। फिर एक बारिश वाली रात और एक फोन कॉल, माँ पापा का एक कार एक्सीडेंट। मोड़ पर शराब के नीचे से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मारी। उन्होंने हमें छोड़ दिया। खबर ने अखबार के पहले पन्ने ली। मैं एक पल में बड़ा हो गया, अनाथ और 2 छोटे भाई बहन का अभिभावक। इंसान जब 13 का हो, दुनिया ठंडी और बेरहम लगने लगती है। जीवन बीमा की रकम सिर्फ घर बचाने के लिए थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया, बचपन खत्म। मैंने उसी रात से 3-4 जॉब्स ली, दिन में क्लीनर, शाम को कंस्ट्रक्शन, रात में सिक्योरिटी और बचे वक्त में पढ़ाई की। मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की किताबें पढ़ा करता था जब पूरा शहर सो रहा था। मैंने अपने हाथों पर कालसास और घाव बनाए। हर रुपया जो बचता, वो निखिल पर चलता गया। ट्यूशन, कार, हर वो चीज जिससे उसे शर्म न हो। उसने कभी पूछा भी नहीं कि पैसे कहां से आ रहे हैं। सानवी, वह नाजुक लड़की, बड़ी जिज्ञासु आंखों वाली, 4 साल की हुई तो उसमें निमोनिया जैसा कुछ हुआ। हम सरकारी अस्पताल गए, लंबी लाइनों में खड़े लोगों की वापसी की आवाजें, एक बदबू भरा हॉल। अमीर लोग अलग दरवाजे से घुसते, प्राइवेट रूम में तुरंत ले जाया जाता, पैसा जल्दी तरीका दिखा देता था। पर हमारे पास समय नहीं था। सानवी की सांसें कमजोर हो रही थीं। मैंने हमेशा की तरह चिल्लाया, गुहार लगाई। नर्सेज ने वही थकावट भरा चेहरा दिखाया और कहा, हम पहुंचकर देखेंगे। बहुत देर हो गई। सानवी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उसके हाथ में वही पुराना टेडी ड्राइंग था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। विच्छेदन, असहायता और खुद से नफरत की आवाज आई।
मैंने तभी सफेदी अंधेरे में वादा किया, निखिल कभी किसी कठिनाई से नहीं गुजरेगा। मैं अपनी सारी जिंदगी उसका ढाल बनाऊंगा। और मैं बना दिया। 25 साल मैंने अपना बचपन और अपनी तमन्नाएं त्याग दी। मैं 3 नौकरियों के बाद भी रातों को पढ़ता रहा, निवेश सीखता रहा, किसी खाली गोदाम में बैठकर। छोटी छोटी रकम से शुरुआत की, कुछ हजार, फिर वो बढ़ते गए, 10,000, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़। मेरी समझ ने काम किया। मैंने छोटे बिजनेस खरीदे, कैटरिंग, क्लीनिंग, फिर रियल एस्टेट और इंटरनेट फर्में। 15 साल पहले मैंने उसी बैकग्राउंड की एक बड़े ग्रुप की खरीद की। उसका एक हाई एंड रेस्टोरेंट भी था, जिसे मैंने कुछ सालों बाद खरीद लिया। उस ग्रुप का वैल्यू उस रात करीब 647 करोड़ 4 लाख रुपए था। और उस रेस्टोरेंट की वैल्यू लगभग 41 करोड़ 55 लाख रुपए। पर मैंने अपनी जिंदगी नहीं बदली। मैं जानबूझकर वहीं रह गया। जैनिटर का बहरूपिया, पुरानी गाड़ियों में घूमता, सस्ती मौत से लड़ता। ये मेरे लिए एक प्रयोग था। देखना कौन मुझे इंसान समझता है जब मेरा बाहरी आवरण गंदा हो। निखिल ने ग्रो करके एक बैंकर बन गया। उन दिनों उसकी सैलरी लगभग 6 करोड़ 64 लाख सालाना थी। मैंने उसके करियर के लिए गुप्त निवेश की। मैंने उसके बैंक और पार्टनर्स में बिना नाम के हिस्से खरीदे। मैंने उसे पाला, पढ़ाया और उसकी जिंदगी बनाई। उसने कभी नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया। उसने स्वीकार कर लिया। और जब उसने रिया से शादी की, रिया बैंक अधिकारी के घर की लड़की, मैंने उनकी शादी पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च उठाया। एक बड़ी शादी। मैं पीठ में खड़ा था, खराब सूट में, और अपने कृत्यों की कोई सराहना नहीं मिली। ये सब कौन जानता था? सिर्फ रोहित, समिट का मैनेजर। मैं रोहित से तब मिला जब वह नाइट गार्ड था और मैं खाली इमारतों की निगरानी कर रहा था। मैंने उसे खाना दिया था, पैसे दिए थे और बाद में उसे नौकरी दी। वफादारी इसी तरह से बनती है। रोहित एक ऐसा इंसान था जो मुझे अमीर होने से पहले का अमन जानता था। 3 महीने पहले मेरी नौकरी छिन गई। कंपनी आज बड़े ग्रुप में मर्ज हो गई और मुझे निकाल दिया गया। मैंने अपना आखिरी टेस्ट खेलने का फैसला किया। मैंने निखिल को फोन किया, टूटी हुई आवाज में कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा, हम नहीं कर सकते, हालत तंग है। यह आदमी जो लगभग 6 करोड़ 64 लाख सालाना कमाता है। उसने मुझे कहा, सरकार की सहायता ढूंढो। फिर उन्होंने एक टीक गिफ्ट भेजा, एक महंगा डेस्क क्लॉक, एक आइटम जिसमें मोहब्बत का टैग। मैंने घबराहट महसूस की। मैंने क्लॉक को एक्सपर्ट के पास दिखाया। वो आवाज रिकॉर्डर निकला। वो घड़ी उनकी आंख और कान थी। मैंने घड़ी पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैंने खेलना शुरू किया। मैंने रोबोट की तरह टूटने वाली भाषा बोली, मैं खो रहा हूं, घर खर्च नहीं निकल रहा। मैं ये सब जानबूझकर बोल रहा था। आई वॉन्टेड टू टेस्ट दम। कुछ दिनों के बाद निखिल ने फिर बुलाया, आओ, प्रमोशन सेलिब्रेशन है। मैंने हाँ कहा। क्यों? क्योंकि टेस्ट खत्म था। अब रिपोर्ट निकालने का टाइम आ गया था। मैंने सबको सूचित कर दिया। जेपीआर, मेरी पीआर हेड, जेसिका, उस तात्कालिक लीक पैकेज के लिए रेडी कर दिया। ऑडियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ। जब मेरा सिग्नल होगा, सब वायरल होगा। रोहित को मैंने कहा, रुको, मुझे रेस्टोरेंट के पीछे से घुसने दो, जैसे मैं एक अजनबी हूं, जब तक मैं सिग्नल ना दूं। रोहित ने कुछ पापाराजी बुलाने की व्यवस्था भी की। बिना नाम के बड़े स्कैंडल की अफवाह फैला दो। और मैं मेहता साहब, जो उस बैंक ग्रुप के सीईओ थे और अब मेरी रिपोर्ट को देखकर कार्रवाई कर सकते थे, उन्हें भी बुलाया। कहा, 7:30 पर बार पर बैठो, मैं एक मैसेज भेजूंगा और तुम उस मेज पर जाकर वही कहना जो मैसेज में लिखा होगा। मेहता ने सिर हिलाया। वो मेरे लिए एक तरह का अनुशासन मानते थे। वो रात आई। मैंने पहले माता पिता और सानवी की कब्रों पर गया, सिर्फ खड़ा होकर। मैंने सानवी के नाम पर कहा, ये तेरे लिए है। और मैं समिट पहुंचा। वैलेट ने मेरी ट्रक देखकर ऊपर उठकर देखा और मुझे कोने में लगा दिया। अंदर जाकर मैंने देख लिया, निखिल की मेज। मैंने आगे बढ़ा। फिर वही हुआ जो तुमने पढ़ा, रिया का वाक्य, शायद मैकडॉनल्ड्स बेहतर रहेगा। और मेरी हंसी की वह लहर।
रोहित ने मुझे देखा और बिना किसी अंडरस्टेटमेंट के गहरी जी भरी बोली, मोहतरम को उनका निजी डाइनिंग रूम तैयार है, जब आप तैयार हो। सबका चेहरा बदल गया। निखिल का रंग उड़ गया। मैंने कहा, मैं थोड़ा प्राइवेसी लूंगा। रोहित ने बौद्धिक भंगिमा से टेबल की ओर झुका और बोला, सर। और फिर मैंने कहा जो उन्हें समझ में नहीं आया, मैंने तुम्हें प्रमोट किया था रोहित। मैं इस जगह का मालिक हूं। मैंने ये पूरा ग्रुप 15 साल पहले लिया था। जमीन खिसक गई। रिया ने चीख मारी, नहीं, तुम तो जैनिटर थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं था, और वही मेरा ईमानदारी भरा काम था। पर मैंने वही पैसे निखिल की पढ़ाई के लिए दिए, निखिल की कार के लिए दिए, तुम्हारी शादी के लिए दिए। मैंने निखिल को एक एक करके हर बड़े खर्च का बिल दिखाया और फिर फोन से जेसिका का संदेश भेज दिया, पैकेज लाइव है। उसके बाद मैंने मेहता को मैसेज किया, आओ जाएं निखिल के पास और वही कहो। मेहता ने उठकर निकट आकर कहा, निखिल, हमारी बात करनी होगी। पैक योर वर्क स्टेशन, यूर फिनिश्ड। और तभी जेसिका ने ऑडियो प्ले करा दिया, रिया की वही आवाज जो क्लॉक में रिकॉर्ड थी। हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए। उसे मनोवैज्ञानिक बता देंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे और उसकी संपत्ति बेच देंगे। रिया और निखिल की आंखों से पसीना और डर छलक पड़ा। पवित्र चुप्पी टूटते ही बाहर के दरवाजे खुल गए। रोहित की पलक झपकते ही पापा राजी का फ्लैश, तस्वीरें, हैशटैग बिलियनियर जेनिटर ट्रेंड करने लगा। मैंने रोहित से कहा, उनके पेंट हाउस को खाली करवा दो, सुबह तक चाहिए। मेहता ने बोर्ड को आदेश देने का आश्वासन दिया। अगले दिन निखिल को फायर कर दिया गया। कॉर्पोरेट रिपुटेशनल डैमेज, और रिया की सोशल दुनिया टूट गई। उनकी नीली दुनिया भरे हुए सोफों और क्लब की दोस्ती, सब गायब। पिताजी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया और उन्हें परिवार से काट दिया। ये सब एक पल में हुआ। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मेरे पास वकीलों के जरिए एक मीटिंग की रिक्वेस्ट भेजी। मैंने माना, लेकिन मैं उन्हें बोर्ड रूम में नहीं मिलना चाहता था। मैंने उन्हें मेरे ही पुराने अपार्टमेंट में बुलाया, वही छोटा ब्रेकअप वाला फ्लैट जो अब उनका था, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं पागल घोषित हो जाऊं। वे आए, निकल कर गिर गए। रहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी का जो लोन दिया वह वापस ले लिया है। मैं तुम्हारे सारे कागज ले रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं नष्ट कर रहा। मैं बस वो लौटा रहा हूं जो मेरा है। वे सब रूरे हुए, बेताब, खोए हुए। कुछ महीनों में निखिल रात की शिफ्ट में छोटे से रिटेल स्टोर में नौकर बन गया। रिया ने एक छोटे कैफे में डिशवॉश करना शुरू कर दिया। जीवन ने अपनी सजा दी, कर्म से संतुलन मिल गया। मैंने तब अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। मैंने द इनविजिबल प्रोविडर्स नाम की फाउंडेशन बनाई, बचत करने वाले के लिए, त्याग करने वाले के लिए, पर छोड़े गए परिवारों के लिए। ये मेरा तरीका था सानवी की याद में कुछ अच्छा करने का। और फिर एक दिन, 1 साल बाद, एक फाइल मेरी मेज पर आई, कोले नाम की। एक 5 साल के बच्चे के लिए महंगी पेडियाट्रिक सर्जरी की रिक्वेस्ट। नाम डैनियल कोले। मेरे अंदर का दिल रुक सा गया। सानवी का वो वही जन्मजात कार्डियक कंडीशन यहां भी मिला। मैंने अपने सिक्योरिटी हेड फ्रैंक को कहा, तुरंत पता लगाओ कि ये कौन है। 2 दिन बाद फ्रैंक तस्वीर रखकर आया। वो वही छोटा लड़का जिसकी आंखों में मेरे पिता की झलक थी। निखिल और रिया उसके पीछे खड़े थे। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं था जिसने 3 साल पहले अज्ञात चैरिटी के जरिए उस बच्चे की सर्जरी भरवाई थी। मैंने अपने नहले बलिदान ने खुद अपने भतीजे की जान बचाई, और मैंने कभी नहीं जाना। मैं चौंक गया। क्यों उन्होंने उससे छुपाया? क्यों उन्होंने मुझे नहीं बताया? जाकर मैंने उनसे मुलाकात की। उनका घर अब 2 घंटे बाहर का एक छोटा सा अपार्टमेंट था, चित्र फीका, पेंट उड़ा हुआ। मैंने खिड़की खटखटाई। निखिल ने दरवाजा खोला। वो बदला बदला, थक चुका दिखा। बच्चे के हाथ में खिलौना था, छोटा प्यार भरा। मैंने पूछा, क्यों? रिया हैरान होकर बोली, हमें शर्म थी अमन। हमें डर था कि तुम देखकर दुखोगे। हम डर गए। निखिल रो पड़ा। बोला, मुझे डर था कि तुम कहोगे। मैंने कहा था, मैं फिर से नहीं झेल सकता।
उनका सच मेरे सामने था। हम सब गलती करते हैं, पर एक मासूम बच्चे की जिंदगी ठीक थी और उससे बचाने वाला इनामदाता वही था जिसने उसे बचाया, मेरे ही ट्रस्ट से। मैं थम गया। मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ। ये सारा चक्र सानवी की मौत से शुरू हुआ था और अब यहां खत्म हो सकता था, डैनियल के साथ। मैंने कहा, कपड़े बदलो, बाहर चलो, तुम यहीं नहीं रहोगे। मैंने उन्हें शहर के पास एक साफ स्वच्छ टाउन हाउस में शिफ्ट कर दिया। डैनियल के फॉलोअप के लिए अच्छी सुविधाएं, उन्हें थेरेपी दी गई। निखिल को मैंने नौकरी दी, पर शुरुआत मेल रूम से। धीरे धीरे 5 साल में उसने मेहनत की और फिर रीजनल मैनेजर बना। रिया ने डिशवॉशिंग से कुक की ट्रेनिंग ली, कसी मेहनत की और अब समिट की एक रसोई की हेड शेफ बन गई। वह खुद ही से बनी। डैनियल अब 10 का है, हंसमुख, मजेदार और जिंदगी से भरा। वो हमारे सपनों का पुल बन गया। आज मैं सानवी की कब्र पर खड़ा हूं। सूरज हल्का गर्म है। डैनियल मेरे साथ है। उसने छोटी छोटी जंगली फूलों की एक गुच्छी रखी। उसने कहा, ये आंटी सानवी है ना? मैंने हाँ कहा। निखिल दूर खड़ा है। वह इंट्रूज नहीं कर रहा। वह समझता है कि यह मेरा सैक्रेड स्पेस है। मैं उससे हल्का सा सिर हिलाता हूं, वो भी हिलाता है। हम अब वैसा परिवार नहीं है जो कभी था। मासूमियत चली गई, पर एक नया असली रिश्ता बन रहा है, धीरे धीरे, रोज रोज की मेहनत से। और तुम जानते हो सबसे बड़ी दौलत क्या है? बैंक बैलेंस नहीं। वो ये समझना है कि कौन तुम्हें तब भी अहमियत देता है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये लेगेसी प्यार की बनती है, नफरत और दर्द से। पर अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करो तो उस दर्द से कुछ अच्छा बन सकता है। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी लोग हमें कम आका करते हैं। क्या तुम्हें कभी सच में किसी ने कम आका? नीचे कमेंट में साझा करो। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है। यही है मेरी कहानी, अमन वर्मा की कहानी। एक आदमी जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ वापस लिया और फिर कुछ और दिया। एक नई तरह की रिटर्न। अगर तुम चाहो, मैं इसे यूट्यूब स्क्रिप्ट के लिए एडजस्ट कर दूं।